हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोगों को जैसा कि मालूम है, हम लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली यानी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली ईओ और टीआरआई परीक्षा जो 26 नवंबर को होने वाली है उससे संबंधित हम लोग हिंदी से संबंधित जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका पाठ्यक्रम का हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या ये कहिए कि हम उसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, आज से हमारा उसका मूलतः शुरू होता है। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं हिंदी वर्णमाला से। तो हिंदी वर्णमाला में शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि वर्ण क्या होते हैं, फिर वर्ण के बाद क्या है यानी स्वर क्या है और कितने हैं, ये सभी चीज़ें हम इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहा जाता है। तो वर्णमाला का मतलब होता है कि किसी भी भाषा के वर्णों का यानी संपूर्ण वर्ण जितने भी उसमें वर्ण हैं, वर्णों का क्रमानुसार, ठीक है, वर्णों का क्रमानुसार यानी कि नियमानुसार व्यवस्थापन क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें चाहे भले ही अंग्रेजी के 26 हों तो 26 आगे पीछे लिखे जाएँ तो वर्णमाला नहीं होगा। ठीक है, क्रमानुसार जैसा क्रम है उसके अनुसार होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, उसे बिल्कुल नियमानुसार होना चाहिए। जैसे पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगी, इनका होगा। ठीक है, तो इसमें हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, ध्वनि चिन्हों के नाम जानते हैं। कल के वीडियो मैंने बताया था कि ध्वनि चिन्ह कैसे कहा जाता है। तो ध्वनि चिन्ह यानी कि लिपि जिसमें लिखी जाती है तो उसी को हम चिन्ह बोलते हैं। वैसे चिन्ह होता है ये, लेकिन हम चिन्ह भी ये यानी स्वीकार्य है लिखा जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। और वर्ण जो है वो हिंदी यानी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के हैं। ठीक है, मूलतः दो प्रकार के हैं, एक स्वर हैं और एक व्यंजन है। स्वर को हिंदी में अच कहा जाता है और व्यंजन को हल कहा जाता है। जो हमारी वर्णमाला हिंदी की उसमें जो मूल वर्ण हैं वो कितने हैं, 46 हैं। मूल वर्ण 46 हैं और कुल कितने ध्वनि चिन्ह हैं, 52 हैं। ये कल भी जो है पेनिंग बातचीत कर ली गई थी। तो इसमें अच चिन्ह को क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। और अच का मतलब ही यही है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो, अर्थात वो निर्विघ्न रूप से उच्चारित करते हों, जिनमें उच्चारण में वायु जो है वो मुख से अबाध गति से बाहर निकलती है, उन्हीं को ही हम स्वर कहते हैं। इसी में दो लिखा है, इन्हीं में इसकी क्या होगी, परिभाषा होगी। व्यंजन को हल कहते हैं, इनकी परिभाषा वगैरह हम क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्या, स्वर। और आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में इसे शेयर कर सकते हैं आप लोग, जिससे कि और लोग जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसमें लगभग ये पूरा करवा दूंगा आप लोगों को, व्याकरण का जो भी है आप लोगों का सिलेबस वो पूरा होगा ही होगा। हाँ, मैंने बोला था कि यदि आप लोगों का वो सही रहेगा, रिस्पांस सही रहेगा, तो फिर लाइव क्लास लेकर के मैं जो आप लोगों को और प्रॉब्लम भी होगी तो उन्हें भी सॉल्व करवाऊँगा। लेकिन यहाँ पर तो मैं आप लोगों को अपलोडेड वीडियो यानी प्रोवाइड करवा दूँगा। तो जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, ठीक है, या उच्चारण के समय वायु अबाध गति से निकलती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, 13 है। संस्कृत में और हिंदी में अलग अलग है स्वरों की संख्या। ठीक है, तो अच की संख्या कितनी है, 11 है। इनमें जो है आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये कुल कितने हैं, 11 है। लेकिन जो चिन्ह हैं यानी कि स्वर चिन्हों की संख्या कितनी है, वो कितनी है, याद रखिएगा, 10 है। क्योंकि जो छोटा होता है इसके लिए कोई चिन्ह प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी इनके सबके लिए क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, और जो संस्कृत है उसमें एक री और भी, और जो है यानी कि जो री है वो 2 प्रकार की यानी बड़ी री, इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये 11 और 2 और मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, 13 हो जाता है।
ठीक है, तो हो गया ये। इनकी चिन्ह जो है आप लोग प्रयोग करते हैं, हमेशा जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इनके स्वर चिन्ह कितने हैं। अब ये वर्ण चिन्ह की बात नहीं हो रही है, स्वर के जो चिन्ह हैं, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं, मात्राएं हैं। तो मात्राएं जो लगती हैं, ठीक है, उनकी संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। अब हम पढ़ते हैं कि आखिरकार इनके जो यानी कि प्रकार हैं वो कितने हैं, प्रकार या भेद कितने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि इसमें मूलतः क्या है, हम ये लेते हैं कि किसके आधार पर, जब यानी कि कुल मिलाकर हम स्वरों की बात करते हैं तो स्वर होते कितने प्रकार हैं। यदि कोई आधार ना पूछे तो आप क्या बताएंगे, 2 आधार, यानी सॉरी 2 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। जब आधार पूछेगा तब आप बताएंगे कि इतने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें पहला मूल स्वर है और दूसरा है संधि स्वर। ठीक है, तो स्वर 2 प्रकार के हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वरों को ही ह्रस्व स्वर बोलते हैं, जिनमें किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं होती है। उन्हें आ है, ई है, ओ है और री है। यानी कि इनमें सब तीनों, इन चारों जो है ये क्या हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं या ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। और जिन स्वरों का निर्माण संधि के द्वारा होता है उन्हें क्या बोलते हैं, संधि स्वर बोलते हैं। जिन स्वरों का निर्माण संधि के द्वारा होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, संधि स्वर बोलते हैं। अब संधि स्वर भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ स्वर और एक क्या है, संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर यानी संधि स्वर क्या होते हैं, ये दोनों दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, लेकिन दीर्घ स्वर वो कहलाता है जो द्विमात्रिक स्वर इनको बोलते हैं, यानी कि जिनकी ऊपर 2 मात्रा लगी होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, द्विमात्रिक क्षण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब समान आ और आ मिल जाता है तो क्या बन जाता है, आ बना लेता है। ठीक है, तो यही है आपका क्या, दीर्घ स्वर। यानी कि दीर्घ ई, आ और उ, इन्हें हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। ये आ, ई, उ, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, इन्हें ही द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का मतलब होता है, जो ये का मतलब होता है समान स्वरों से मिलने वाले। संयुक्त स्वर का मतलब अलग अलग स्वरों से बनने वाले। जहाँ भी संयुक्त हो तो संयुक्त का मतलब है अलग अलग। ठीक है, तो यानी विजातीय स्वरों के संयोग से जो क्या होते हैं, जिनका निर्माण होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं संयुक्त स्वर। तो ए, ऐ, ओ और औ जानते हैं आप लोग कि ए किससे बनता है। ठीक है, ए का निर्माण आ और किससे होता है, ई से होता है। ठीक है, इसी से होता है या ई और आ से होता है। इसके बाद इसी में एक आता है प्लुत स्वर। ये हिंदी में प्रयोग नहीं होता है लेकिन संस्कृत में होता है। तो प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है मूल स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। ठीक है, ये सब हैं। और जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है उसे क्या बोला जाता है, प्लुत स्वर बोला जाता है। ठीक है, तो प्लुत स्वर जैसे क्या होता है, इसका उदाहरण है, ये तो क्या है, ओम है, लेकिन ये क्या है, ये आपका है ओम। आप क्या बोलते हैं, इसको ओम बोलते हैं, इसे ओम बोलते हैं। तो इसमें ओ के साथ ही इसकी क्या होती है, मात्रा बोली जाती है और वो और बढ़ जाती है समय, इसलिए क्या बोलते हैं, इसे प्लुत स्वर बोलते हैं। यहीं पर आ जाता है अयोगवाह। अयोगवाह किशोरीदास वाजपेयी ने बताया है कि अयोगवाह होते हैं कौन, अन और ये वाला अन और आहा। ये यानी कि आप मूल रूप से कौन सा होता है, ये और ये वाला, ये अयोगवाह होते हैं जो मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन ये चंद्रबिंदी भी क्या की जाती है, इसी तरह से अन की तरह प्रयोग की जाती है। तो ये तीनों को क्या बोलते हैं, अयोगवाह। यानी कि जो बिना किसी के योग के अपने अर्थ का वहन करते हैं, यानी अपना अर्थ क्या करते हैं, अपनी जो बिना किसी के साथ जुड़े हुए ये अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, ये ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन हैं, लेकिन ध्यान रहे ये स्वरों के बाद लिखे जाते हैं और व्यंजन से पहले लिखे जाते हैं। ठीक है, कहाँ लिखे जाते हैं, जहाँ पर औ पूरा हो जाता है, औ के बाद आप क्या लिखते हैं, अन
और आहा लिखते हैं, फिर इसके बाद से क्या लिखते हैं, का खा गा लिखना शुरू कर देते हैं। क्लियर। तो अन और आहा फिर क्या होता है, का खा गा, ये यानी कि होता है। तो अब इनकी ये क्या है, अयोगवा है। किसने कहा, किशोरी दास वाजपेयी जी ने, ठीक है, इनका नाम दिया है अयोगवा। इसके बाद है आगस स्वर। आगस स्वर का मतलब है कि वे स्वर जो कहाँ से लिए गए हैं, बाहर से लिए गए हैं, ठीक है। आगत का मतलब जो स्वर बाहर से लिया गया है, और जो आगत स्वर है वो कौन सा है, आ है, ठीक है। ये आगत स्वर है, ये फारसी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। लेकिन ये प्रयोग किसके लिए होता है, अंग्रेजी वाले के। अब याद रखिएगा, जब हम क्या करते हैं अंग्रेजी में ओ का उच्चारण किसके लिए करते हैं, आ के लिए करते हैं, बड़ा आ के लिए। ओ का उच्चारण आ के लिए करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, ये वाला आ का उच्चारण होता है ये, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम क्या कर देते हैं, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं किस चीज़ का, ये हमारा आ गया ओ बराबर क्या, आ, और यही क्या होता है, आ के रूप में उच्चारण होता है, ठीक है। जैसे हम क्या लिखते हैं, डॉक्टर, तो DOCT और लिखते हैं ना, तो डॉक्टर हो गया, प्रॉक्टर। क्लियर। तो यानी कि जहाँ पर ये इसका प्रयोग किया था ऑफिस, तो ऑफिस OFFICE, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑफिस, ये सही है। अब मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आगस स्वर का प्रयोग कहाँ पर होता है। आगस स्वर याद रखिएगा, अंग्रेजी का नहीं है, फारसी का है, लेकिन अंग्रेजी के साथ प्रयोग होता है, अंग्रेजी के शब्दों के लिए प्रयोग होता है। इसके बाद अगला है यहाँ पर कि कैनिक जो है इसी में आता है, ओके। हाँ, एक चीज़ और भी है, इनको जो ये वाले स्वर होते हैं ना, इन्हें सजातीय स्वर बोला जाता है। सजातीय स्वर का मतलब होता है कि जब क्या होते हैं, ये आ और क्या होता है, आ, इसे सजातीय स्वर कहा जाता है। ई और ई क्या कहा जाता है, सजातीय स्वर है। ऊ और ऊ क्या है, सजातीय स्वर है। यानी जो एक ही तरीके के क्या स्वर होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, सजातीय स्वर कहा जाता है, ठीक है। अब यानी कि जो स्वरों का है वो सजातीय स्वर और विजातीय स्वर भी होते हैं। तो सजातीय स्वर और विजातीय स्वर, सजातीय स्वर, सजातीय स्वर का मतलब होता है एक ही प्रकार के स्वर को सजातीय स्वर कहा जाता है। तो एक ही प्रकार के, और ये क्या होंगे, सिर्फ दो होंगे। जैसे आ है और आ है, ये सजातीय स्वर हो गया। ई है और ई है, सजातीय स्वर हो गया। ऊ है और ऊ है, सजातीय स्वर हो गया। ए है और ए है, सजातीय स्वर हो गया। ओ है और औ है, ये क्या हो गए, सजातीय स्वर हो गए। क्लियर। अब विजातीय स्वर फिर क्या होगा, विजातीय स्वर। विजातीय स्वर का मतलब होता है, जैसे आ के साथ आप क्या कर दीजिए, ई कर दीजिए, ऊ कर दीजिए, ए कर दीजिए, ओ कर दीजिए, ये सब क्या है, विजातीय स्वर हैं। मतलब जब जो स्वर समान होते हैं, ठीक है, एक स्वर और उसका दीर्घ स्वर, इसे सजातीय स्वर कहा जाता है। और एक स्वर और उसके बाद वाला जो दूसरा स्वर होगा, ठीक है, वो यदि उसी से ना बना हो तो वो क्या होता है, उसका दीर्घ ना हो तो उसे हम बोलते हैं विजातीय स्वर। ये स्वर का एक प्रकार भी है, ध्यान दीजिएगा। सजातीय का मतलब एक ही प्रकार के स्वर, आ और आ, ठीक है, ई और ई, ऊ और ऊ, ए और ए, ठीक है, ओ और ओ। विजातीय स्वर जो इनमें ना हो उसी को विजातीय स्वर कहते हैं। अगला है, अब इनके जो भेद हैं वो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर ही तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी जिह्वा के उच्चारण के आधार पर, जैसे हम क्या करते हैं, उच्चारित करते हैं तो जिह्वा के द्वारा उच्चारित करते हैं, तो वहाँ पर ये तीन प्रकार के होते हैं।
अग्रस्वर, अग्रस्वर का मतलब होता है जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग यानी कि जीधर की तरफ दांत होता है, वो जब क्या होता है ऊपर उठता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अग्रस्वर बोलते हैं। तो ई और इन्हीं से बने हुए जो स्वर होते हैं ये क्या होते हैं, अग्रस्वर होते हैं। ई और ए अग्रस्वर होते हैं। ठीक है। फिर मध्य स्वर, मध्य स्वर में सिर्फ एक स्वर आता है आ, इसे याद रख लीजिए, बाकी अपने आप क्या हो जाएंगे, वो भी बन जाएंगे। इस बाद है पश्च स्वर, यानी जिनके बोलने में जीभ का पिछला वाला हिस्सा ज़्यादा एक्टिव होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पश्च स्वर बोलते हैं। आ हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया, ओ हो गया और औ हो गया, ये सब क्या होते हैं, पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। तो अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मध्य स्वर में सिर्फ एक आता है, अग्रस्वर में क्या आते हैं, ई आती हैं और ई से बने हुए, और जो पश्च स्वर है उसमें ऊ आता है और ऊ से बने हुए। तो अब इसके बाद क्या बन रहा, आ बचा, तो आ जो है वो कहाँ आता है, पश्च स्वर में आता है। क्लियर। इसके बाद है मुख के आकार के आधार पर। ठीक है। मुख के आधार यानी जब बोलते हैं तो होंठ का आकार किस प्रकार का बनता है, उसके आधार पर दो प्रकार का। वृत्तमुखी यानी कि होंठ का आकार वृत्त के आधार का बनता है, या आवृत्तमुखी यानी होंठ का आकार वृत्त के आकार का नहीं बनता है। तो वृत्त का आकार जिसमें बनता है, तो बोल कर देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं, ऊ और इसी से होगा तो ओ और औ। तो ओंठ क्या हो जाते हैं, वृत्ताकार हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं वृत्तमुखी। ठीक है। और आवृत्तमुखी वो होते हैं जिनमें वृत्त के आकार नहीं बनता, आ है, ई है, ए, री, इनमें किसी में वृत्त के आकार का नहीं बनता। तो ऊ और ये यानी कि क्या है, वृत्तमुखी, और ये पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो ये मुख या ओंठ के निर्माण के आकार पर ये हो गया। अब इसके बाद आपका है कि ओंठ के यानी मुख के खुलने के आधार पर, यानी मुख कितना खुलता है इसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4। आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझ लीजिए और उनको साथ में उच्चारित करते जाइए, अपने आप आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। संवृंत, संवृंत का मतलब होता है मुख कम खुलता है, जिनके उच्चारण करने में कुछ कम खुलता है उन्हें संवृंत बोलते हैं, यानी ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ई, ओ और क्या हो गया, ओ हो गया। ठीक है। इनमें ज़्यादा मुख यानी कि ओंठ ज़्यादा पूरा नहीं खुलता है, ओंठों के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं होती। वहाँ ओंठ का गोलाकार और नहीं की बात कर रहा है, यहाँ पर ओंठ के बीच की दूरी की बात कर रहा है। फिर है अर्धसमृद्ध, अर्धसमृद्ध का मतलब होता है कि समृद्ध से थोड़ा अधिक खुलता है। इसमें क्योंकि दोनों सम्मिलित हो जाते हैं इसलिए ए और ओ जो है ये क्या हो जाता है, अर्धसमृद्ध हो जाता है। फिर विवृत, विवृत का मतलब था पूरी तरह से खुलना, यानी कि जिसके उच्चारण में पूरी तरह से खुलना हो। तो आ और जो हमारा क्या है आगत स्वर है, ये दोनों क्या हैं, ये विवृत हैं। ठीक है। आ और आगत स्वर, आ जो है विवृत के अंतर्गत आते हैं, और अर्धविवृत, इसका मतलब है अर्ध समृद्ध से तो कम खुलता है यानी अधिक खुलता है, लेकिन विवृत से कम खुलता है। ठीक है। मतलब इनसे ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा, अर्धविवृत। तो ये हो जाएंगे आ, ए, औ। ठीक है। इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इस आ को भी क्या करते हैं, अर्धविवृत्त के अंतर्गत लेकर के आते हैं। ठीक है। लेकिन जो है यानी कि कुछ इसको विवृत्त के अंतर्गत भी क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है। तो यानी कि आएगा तो जो किताबों वगैरह में दिया है तो आपको क्या लगाना है, अर्धविवृत्त ही लगाना है आ को, वैसे इसको पूछता नहीं इसके लिए। तो ये यानी कि मुख के खुलने के आधार पर कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हो गए। ठीक है। तो इनके आधार पर हम यानी कि इनका नामकरण यानी नाम रखते हैं। चलिए अब जो है इसमें एक का और जो है वो हैं जिनको हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि उन्हें किस प्रकार का यानी कि स्वर कहा जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे पहला उदासीन स्वर। उदासीन स्वर। ठीक है। आप कुछ मत करिए, सिर्फ इतना याद कर लीजिए, उदासीन स्वर आ होता है। ठीक है। उदासीन जो स्वर होता है वो आ होता है।
इसे उदासीन स्वर कहा जाता है। बस इतने याद रख लीजिए, हो गया। फिर इसके बाद है दूसरा स्त्री स्वर, जिनका स्त्रीलिंग बनाने में प्रयोग किया जाता है। वैसे या तो उनको जो है क्या करते हैं, जिनमें स्त्री जैसा यानी उच्चारण आता है उन्हें स्त्री स्वर कहा जाता है। ई और री, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, स्त्री स्वर कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद है मौखिक स्वर। मौखिक स्वर, मौखिक स्वर का मतलब है सिर्फ मुख के आधार पर, मुख से बोले जाने वाले। मौखिक का मतलब मुखी होता है, ठीक है, बोले जाने वाले। इन्हीं को ही हम बोलते हैं निरानुनासिक। निरानुनासिक, नासिक, ठीक है। तो जितने भी स्वर हैं आपके, कहाँ से, आ से लेकर के और औ तक, ये सब क्या है, निरानुनासिक या मौखिक शब्द स्वर है, ठीक। निरानुनासिक कौन है, ये आ से लेकर के औ तक हैं। लेकिन अनुनासिक होते हैं, तो अनुनासिक क्या है, अन, ये अनुनासिक है। और इसी तरह से ये वाला भी क्या है, अनुनासिक हो गया। तो ये क्या है, अनुनासिक के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी इनके ऊपर लग जाता है, और जैसे ई है तो क्या करते हैं, ई लिख देते हैं, ये भी क्या है, अनुनासिक है। तो जहाँ पर अनुनासिकता लगता है वो क्या हो जाते हैं, अनुनासिक होते हैं। तो मुझे मतलब लगता है समझ में आ गया होगा। उदासीन स्वर सिर्फ आ है, ठीक है, ये हर एक यानी व्यंजन के साथ पाया जाता है, हर एक जगह उपस्थित होता है, इसलिए ठीक है, इसमें हम ज़्यादा क्या करते हैं, इस पर कोई मात्रा नहीं लगाते हैं, इसलिए इसे उदासीन कहा जाता है, ठीक है। स्त्री स्वर ई और री हैं। मौखिक स्वर जो सिर्फ मुख के आधार पर बोले जाते हैं। अनुनासिक जो नाक और मुख के आधार पर बोले जाते हैं, उन्हें अनुनासिक कहा जाता है, ठीक है। तो अनुनासिक जो नाक और मुख के आधार पर बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। तो अब इनमें से यानी कि कुछ मुख्य रूप से अब इसमें सारणी दी गई है, इस सारणी को हम देख सकते हैं कि इनमें स्वरों का ही दिया हुआ है। आज जो है ये किस प्रकार का है, कंठ स्वर है, ये ह्रस्व है, ये जिह्वा में मध्य, फिर अर्ध समृद्ध और वृत्ताकार होता है। आवृत्ताकार, होठों की आवृत्ति, मुख खुलने में अर्ध समृद्ध है और क्या है, आवृत्ताकार या आवृत्त मुखी जिसे हम बोलते हैं। आ, ये भी कंठ है लेकिन ये दीर्घ है, ये पश्च है, विवृत है और आवृत्ताकार है। आ जो है कंठ है, दीर्घ है, पश्च है और विवृत है और वृत्ताकार है। ई और ई ये तालव्य है, ह्रस्व है, वो अग्र है, अग्रस्वर, समृद्ध और वृत्ताकार। ई जो है ये तालव्य है, दीर्घ है, अग्र है, समृद्ध है और अवृत्ताकार। ऊ ओष्ठ है, यानी ऊ को ओठ के आधार पर बोला जाता है, यानी ओठ के आधार पर बोला जाता है। इन्हें हम और भी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ह्रस्व स्वर आता है, ये ह्रस्व है, पश्च है, समृद्ध है और वृत्ताकार, यानी कि इसमें मुख क्या होता है, कम खुलता है और इसमें वृत्ताकार आकार बनाता है ओठ। फिर इसके बाद हमारा आता है ऊ, ये ओष्ठ है, दीर्घ है, पश्च स्वर है, यानी जो समान है ना, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, सजाती, वो जहाँ पर भी होंगे दोनों एक ही जगह पाए जाएंगे। समृद्ध समृद्ध, वृत्ताकार वृत्ताकार। री मूर्धन्य है, ह्रस्व स्वर है, अग्रस्वर है और समृद्ध स्वर है और आवृत्ताकार है, यानी इसमें ओठ वृत्ताकार आकार नहीं बनाता, जिसे हम क्या बोलते हैं, आवृत्तमुखी। ए कंठतालव्य, दीर्घ है, अग्रस्वर है, अर्धसमृद्ध और वृत्ताकार। अय कंठतालव्य और दीर्घ, अग्रस्वर और अर्धवृत्त, यानी कि अर्धविवृत्त और आवृत्ताकार। इसके बाद जो ए है ये भी है, यानी कि ए का ये भी है, ये भी है, इसकी ये ह्रस्व में आता है, दीर्घ में भी आता है, अग्रस्वर है, अर्धसमृद्ध और आवृत्ताकार। और ओ है कंठोष्ठ, कंठ और ओठ की तरह इन्हीं सहायता से बोला जाता है, दीर्घ है, पश्च है, अर्धसमृद्ध है और वृत्ताकार है। औ जो है ये भी कंठ और ओठ की सहायता से बोला जाता है,
और ये क्या है, दीर्घ है, पश्च है, अर्ध विवृत्त है और ये वृत्ताकार है। ओ जो है इसे जैसे वहाँ पर ए था वैसे ये भी है, कंठोष्ठ भी है, ये ह्रस्व के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पश्च है, अर्ध समृद्ध और क्या है, वृत्ताकार है। इसमें जो ए है और ओ है ये जो है ना ह्रस्व स्वर में भी होते हैं और दीर्घ स्वर में भी होते हैं। दीर्घ स्वर का मतलब है कि दो जो स्वर हैं उनसे मिलने वाले स्वर। तो गाइस ये थे स्वरों और स्वर के जो प्रकार हैं या स्वर के भेद हैं उन्हें हमने क्या किया है, साथ में पढ़ा है। और यदि आप लोगों को किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। समझ में ना आया हो तो भी क्लियर कर सकते हैं, एक दो बार देख लीजिए, अपने आप क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे व्यंजन तो व्यंजन के साथ मैं क्या करूँगा, इनका जो उच्चारण का स्थान है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण हम वहाँ पर साथ में पढ़ लेंगे, वहाँ ईजी होता है शायद साथ में पढ़ना। ठीक है, तो आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने ग्रुप्स में शेयर कर लीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई पर ध्यान कीजिए। और अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है तो आने वाला है 26, तो जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, क्योंकि 26 तारीख को इसको आयोग आयोजित करवा लेगा ये परीक्षा। क्योंकि यदि 26 को और टला तो फिर क्या हो जाएगा, फिर 5-6 महीने आगे बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि फिर बीच में चुनाव वगैरह आ जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।